प्रभाव देखा। लेकिन पहले मुद्दे से बात करना शुरू करते हैं और यह पहला मुद्दा है लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव। और यह मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसा दल नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ भाजपा हो या कोई भी ऐसा दल हो, जो ये कह सके कि 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव किया। वो अध्यक्ष जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उनके चुनाव के माध्यम से हमने एक ऐसे शोषित वंचित दलित वर्ग को प्रमुखता दी, प्रधानता दी, जो कि जरूरी है। और कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी इसका श्रेय नहीं ले सकती, इसका डंका नहीं पीट सकती, और यह जरूरी था। राहुल जी के इस्तीफे के बाद हमारी इंटरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी रही, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव एक जीते जागते लोकतंत्र में एक प्रखर विपक्ष का सबूत है। दूसरा, हमने सरकार को अकाउंटेबल बनाया सदन में। और यह कोई आम बात नहीं है कि सरकार ने सीएए कानून तो पारित कर दिया, लेकिन नोटिफाई अभी तक लॉ नहीं कर पाए। यह कोई आम बात नहीं है कि हां, इस देश के किसान ने शहादत दी, हां, इस देश के किसान ने सरकार को मजबूर किया, लेकिन उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और सरकार को अंततोगत्वा घुटने टेकने पड़े और तीनों काले कानून कृषि के वापस लेने पड़े। और यह हमने तब किया, और ऐसे तमामों कानून हैं जिस पर उनको हमने मजबूर किया, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी होने के बाद भी। और यह तब हो रहा है जब सदन में चुने हुए सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, जब सदन में पूरे सेशन के लिए चुने हुए सांसदों को छोटी बातों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जब बोलते हुए माइक बंद कर दिया जाता है सांसदों का, जब बड़े बड़े स्पीचेस में से वो निकाल दिए जाते हैं जो जब अनपार्लियामेंट्री लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है, क्योंकि हर वो विश्लेषण, हर जो विशेषण, हर वो शब्द जो आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। जुमला भी अनपार्लियामेंट्री है। जुमलेबाजों ने जुमलों में कमी नहीं की और जुमले को भी अनपार्लियामेंट्री बना दिया। ऐसे वक्त में सदन में हमने सरकार को लगातार घुटने टेकने को मजबूर किया है, और यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सदन से सड़क तक की लड़ाई ही लोकतंत्र को जीवित रखती है। सदन की लड़ाई के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, अब सड़क की बात कर लेते हैं। हमने बार बार सड़क पे उतर के, चाहे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे महिला सुरक्षा पर हो, चाहे अराजकता पर हो, चाहे सीएए के खिलाफ हो, चाहे काले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हो, लगातार सड़क पर उतरकर विपक्ष की प्रमुख आवाज बनकर हमने सरकार के घुटने टेकवाए। और यह सच है, ऐसा करते वक्त हमारे खिलाफ एजेंसीज को बेलगाम छोड़ा गया। निरंकुश पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बर्बरता करी, लेकिन ना उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और ना उनकी नपुंसक पुलिस हमें डरा सकती है। हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन आवाज उठाने की जो लंबी लकीर राहुल गांधी जी ने खींच दी इस देश की राजनीति में और शायद विश्व की राजनीति में, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और हां, मैं बात कर रही हूं भारत जोड़ो यात्रा की। आपको याद होगा, उदयपुर के चिंतन शिविर ने 2022 मई में यह संकल्प लिया था कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 7 सितंबर को वो यात्रा शुरू हुई और 30 जनवरी को उसका समापन कश्मीर में हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा करीब 4000 किलोमीटर पदयात्रा 12 राज्यों 2 यूनियन टेरिटरी से होते हुए गुजरी। और इस यात्रा में हमारे पास लाखों करोड़ों लोग जुड़े, और वो लोग जुड़े जिन्होंने कहा हम एक आदमी के मन की बात सुनकर तंग आ चुके हैं, कोई तो है जो आज सड़कों पे उतर के पैदल चलकर हमारी बात सुनने को तैयार है। लोगों ने हमसे बात करी बेरोजगारी के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी महंगाई के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी संवेदन विहीन बन गई सरकार के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी कैसे सामाजिक ताना बाना तोड़ा जा रहा है और उसके क्या परिणाम है उसके बारे में। और ये सब बातें सुनते हुए राहुल गांधी जी ने तमाम लोगों के आंसू पोंछे,
तमामों उन युवाओं का हौसला फिर से जोड़ने की कोशिश करी जिनके सपने बिखर चुके हैं। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा इज द बिगेस्ट मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम दैट एनीवन एनीवेयर हैज सीन। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के सामने एक वो परिकल्पना दी जो मोदी सरकार की परिकल्पना से बिल्कुल जुदा है, जहां पर आप सहभागी हैं, जहां पर आपकी भागीदारी है, जहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, जहां पर आपके आंसू पोंछे जाएंगे, जहां पर आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक असमानता, आपकी महंगाई से जूझते हुए तकलीफों के बारे में बात करी जाएगी। कांग्रेस ने लगातार लोगों की बात सुन के कानून बनाए, और मैं 2004 से 14 की तो बात अभी करूंगी, लेकिन अपनी प्रेजेंट सरकारों की ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, बड़ी एक समस्या से लोग जूझ रहे थे। हमारी सरकारों ने यह सुनिश्चित किया, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, कि ओपीएस लाया जाए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं। ये सरकार का काम है कि आप पैसा कहां से जुगाड़ेंगे, आप स्कीम कहां से लाएंगे, लेकिन अगर लोग ये चाहते हैं कि वो स्कीम आए तो वो स्कीम आएगी। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राजस्थान की हो, या अभी 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान जो उन्होंने किया हो, या छत्तीसगढ़ की जो न्याय योजना हो, और तमाम ऐसी कृषि से संबंधित योजनाएं जो वहां पर जोड़ी गई, जो सबसे ज्यादा खरीद करी गई, हमारी सरकारों ने लगातार ऐसा काम किया है। एक कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी, और यह मैं गर्व के साथ कहती हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के हौसले के चलते कांग्रेस पार्टी की अकेली ऐसी पार्टी है कि जब अडानी के स्कैम का बम फूट रहा है और लोग बगले झांक रहे हैं, हम लगातार सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक समूह के खिलाफ गंभीर संगीन आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन के, बेनामी पैसा देश में लाने के, जिनको आपने एकाधिकार दिया है, एक छत्र राज दिया है, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, कृषि में, खाद्य में, आपने उनको एक छत्र राज्य दिया है, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस में, तो बात तो आपको करनी पड़ेगी, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। 2 घंटे 40 मिनट तक मोदी जी सदन में बोलते हैं और एक शब्द नहीं उगलते हैं, अडानी का आ नहीं बोल पाते। हम मजबूर करेंगे उनको कि उनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप भले राहुल जी के स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दीजिए, आप बड़े खड़गे जी की स्पीच के कितने ही अंक एक्सपंज कर दीजिए, यह सवाल तो आज देश पूछ रहा है कि आपका रिश्ता क्या है और क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में। और मुझे फक्र है यह कहते हुए कि कांग्रेस ने अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बिना डरे, बेखौफ, निडर, आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम किया, जिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं, और उत्तर में आप कांपते हुए हाथों से पानी पीते हैं क्योंकि आपको डर लगता है हमारे सवालों से। और अंत में मैं बात करूंगी, और यह बहुत जरूरी बात है, हाथ से हाथ जोड़ो कि हमारे रायपुर के प्लेनरी सेशन की जो महाधिवेशन 85वां महाधिवेशन रायपुर में हुआ, मैं उसकी बात जरूर करना चाहती हूं। रायपुर के इस महाधिवेशन ने एक नई आधारशिला पार्टी की तो रखी ही, जिसमें ज्यादा भागीदारी दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की तो होगी ही, साथ ही युवाओं के लिए एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड जो उदयपुर में पास हुआ था और रायपुर ने इसको रैटिफाई किया, रायपुर ने इस पर अपनी मोहर लगाई। कांग्रेस पार्टी 50% पोजीशंस अक्रॉस द पार्टी 50 साल से कम लोगों के लिए रखेगी, 50 अंडर 50। तो यह एक नई आधारशिला, एक नई प्रखर, एक ज्यादा युवा, एक ज्यादा अजाइल कांग्रेस की तो रखी ही गई, हमने साथ ही अपना कमिटमेंट रिन्यू किया और ये संकल्प लिया और ये एक आधारशिला और भी रखी, एक नींव रखी नए मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम की, बीजेपी आरएसएस की डिविजिव विचारधारा की खिलाफत की, और कैसे हम लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ आकर भारत को और मजबूत, भारत को और यूनाइटेड, एकजुट रखने की बात करेंगे। आने वाले महीनों में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम जैसी जगहों पर चुनाव है, और हमारी प्लेनरी ने, हमारे महाधिवेशन में यह संकल्प है कि हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से लोगों के पास जाएंगे, उनको अपने एजेंडा के बारे में बताएंगे और सरकार ने क्या क्या गलत काम किया उसके बारे में, और प्रखर होकर पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे।
क्योंकि यह सच है कि 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। यह सच है कि 2004 से 14 के बीच के दशक में तमाम ऐसे अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दिए, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो जल जंगल का अधिकार हो, जिसको बार बार तोड़ने का और क्षीण करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। हमने यह संकल्प लिया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, हम न्याय की बात करेंगे, हम बात करेंगे यूनिवर्सल राइट टू हेल्थ की, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले। और अब जब हम आगे की ओर देख रहे हैं और आने वाले महीनों में इंपॉर्टेंट चुनाव है, प्रमुख चुनाव है और 1 साल में जनरल इलेक्शन है, मैं आपको दावे के साथ यह कह सकती हूं कि हम अपनी कोई छाती पीटकर फालतू के दावे, फालतू के जुमले नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं, यह दावा जरूर कर सकते हैं कि प्रखरता से देश के लोगों की आवाज बनेंगे। सरकार को जिस तरह से अभी तक हमने मजबूर किया है एंटी पीपल लॉज वापस लेने के लिए, वो काम करेंगे और यह संकल्प है कि इस देश को और मजबूत और एकजुट बनाकर ही मानेंगे। I will very briefly make this statement in English for the benefit of those who do not speak and understand Hindi. The institution of parliamentary democracy is perhaps the most effective institution. It has held India in good stead in the last 75 years, and a very important part of that institutional and parliamentary democracy is a vibrant opposition. And over the last few years, over the last 4.5 years, since 2019, the Congress has taken a series of steps, not just to strengthen itself, but to herald a new politics in this country. And prominent amongst those are the elections of a Congress president, a very successful passing of the baton, a very successful succession planning, the combativeness with which the Congress has held the government accountable in Parliament and has forced the government to withdraw flawed legislation. And one of the most significant outcomes of the series of steps that we have taken is our decision to go straight to the people, our decision to take to the streets as far as important issues are concerned. And most prominent contact mass program amongst them has been the Bharat Jodo Yatra. I will take the liberty to expound upon some of this in greater detail. It was the Udaipur Chintan Shivir of May 2022, if you remember, which laid the ground for the election of a president, which laid the ground for the Bharat Jodo Yatra. It gives me immense pride that we took 5 months to start the Bharat Jodo Yatra, and a little more than that to have an elected president. But it gives me immense pride to also say that this is the most successful succession planning that any political party has undertaken. We are the only political party that can proudly say that 9,000 elected delegates chose and elected our president, Shri Mallikarjun Kharge ji. And in him, it is not just the victory of a congressman or a congresswoman. In him, it is also empowering a Dalit community, which is a very important and a very significant part of our society and is hugely underrepresented. So it gives me immense pride, and no other political party, including the BJP, can talk about a free, fair, and a robust election like ours for the post of the president. In the same period, and I will move to my second point, we have opposed the government of the day on rules that they have formed, on flawed legislation that they have got, and we have forced them to withdraw that legislation. Whether it is the CAA or whether it's the flawed farming laws, the government has been forced to repeal it. And remember, we have done this in an atmosphere where Parliament has been downgraded, where Parliament has been circumvented, where MPs are evicted, they are suspended for an entire session, where mics are switched off, where speeches are expunged, where the list of unparliamentary words just gets longer because it does not suit the ruling government. And that is the crux of the matter. We are not scared about their agencies. We give a damn about what they want to do to our leadership. We give a damn about what they want to do to the opposition. We care about the people of this country, and which is why we will prominently raise our voice against their flawed legislation.
I also now want to move to the third point, which is combativeness on the street. We have taken to the street on issues like CAA, and yes, the people of this country fought valiantly, and which is why the law may have been passed, but the rules have not been notified yet. We fought with the farmers of this country and ensured that the farming laws get repealed. We took to the streets against inflation. We took to the streets against unemployment, against brutal cases of crime against women. And every time we did that, the ruling government has unleashed their agencies against us and has unleashed their brutal police forces against us. Not just against our workers, not just against some of us, but against our top leadership. Manhandling women leaders, manhandling some of our most senior Congress leaders is what this government has resorted to. But guess what? It only makes our resolve harder to fight you, the fascists, with more vigor and forces. I now want to talk about the Bharat Jodo Yatra. It took us 5 months from May 2022 to September, actually 4 months, to September 22 to start the largest mass contact program anywhere in the world. 12 states, 2 union territories spread across 5 months, 4,000 kilometers, and Rahul Gandhi ji has perhaps set the bar so high that no politician in this country or perhaps the world over can cross that bar. And that bar is to go to the people directly. There were millions, there were crores of people who joined us. And what were they talking about? They were talking against inflation. They were talking against backbreaking high prices. They were talking against unemployment. They were talking against leakage of papers. They were talking about the divisive agenda of this government. They were talking about the kind of brutality that the police forces are forced to mete out. They were talking about an India that is being purposely kept divided and distracted. And in Rahul Gandhi, they see hope. In Rahul Gandhi, they see a vision. In Rahul Gandhi, they see perhaps a man who is willing to listen to your pain and find solutions and not be an ostrich like Mr. Modi and look the other way when people come up with your problems. And which is why the Bharat Jodo Yatra was meted with blatant lies, with reputation assassination, and they unleashed agencies against people who joined them. But who is scared of your agencies? Perhaps you, not us. The Congress has consistently responded to the demands of the people, which is why Rajasthan, Chhattisgarh, Himachal got the OPS, the old pension scheme back. A 500 rupee cylinder is not a rabbit out of the hat. It was done because people want it. A Nyay scheme in Chhattisgarh, again very well thought about. A health insurance scheme in Rajasthan, again very well thought about. And we are the only political party, and I want to raise this point and underline this further. We are the only political party that has consistently taken on the government as far as the Adani scam is concerned. There is a corporate group that is engulfed and saddled by charges of stock manipulation, stock rigging, that is charged with Benami money flowing through a web of shell companies, and the government wants to look the other way. The Prime Minister speaks for 2 hours, 40 minutes in both houses of parliament and doesn't utter A of Adani. But that's not going to stop us. We saw you tremble and take many sips of water. You can keep expunging 18 parts of Rahul Gandhi ji's speech or several other parts of Kharge ji's speech, but that's not going to stop us from questioning you. We will keep questioning you because this is about the people of this country. This is about LIC's precious money. This is about SBI's precious money. This is about the stakeholders who are losing money in markets every day because you choose to look the other way and protect Mr. Adani. I lastly want to speak about our Raipur plenary, the Haath Se Haath Jodo plenary. It has not just laid the ground for a more robust, young, agile Congress party. It has ensured greater participation and representation of SC, ST, OBC, minorities and women on various party positions, but it has also ensured that the young are at the forefront of decision making. 50 under 50 is revolutionary and no other political party can boast about this except for us. The Raipur plenary has also set the agenda on how we will take on the BJP and RSS divisive policies, their divisive narrative. We are willing to work with right-minded parties to keep the constitution safe, to keep India stronger and united. There are upcoming elections in Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, and Mizoram that will be fought with all our might, and this will set the stage for the 2024 general elections. We simply want to remind people here that the 2004 to 2014
era of the UPA government led by the Congress party did not just ensure the highest growth rate, did not just ensure that 27 crore people were lifted out of poverty, or that right to food, right to education, right to information was given to empower people. We have now decided to look forward, and we are talking about Sampurn Samajik Suraksha, a Nyay, and universal right to health when we come to power. And as we look forward to the next year, I can say with some solemn resolve that these are the steps that have been taken so far. You will see India's most vibrant opposition espouse the cause of our common people, and also with prominence speak and voice the questions that people of this country deserve to and need to know about, because all of this adds to our resolve and our narrative to keep India stronger and united. Happy to take your questions. Suamoto first, please. Yes. I saw what the Prime Minister said in Karnataka yesterday, and I'm presuming you're referring to that. With every passing day, Mr. Modi is reducing the little bit of semblance, the little bit of respect, the little bit of dignity left to an office that he has held for 9 years now. He's India's Prime Minister. And when he talks about Mr. Kharge, who's had 50 years of legislative experience, who's been elected to assemblies and parliaments for 50 long years, in the tone that he does not just disgrace Mr. Kharge, he does not just insult Mr. Kharge, our president, but he also insults the people who have elected him. He insults our elected representatives, our elected delegates who have chosen Mr. Kharge. And may I remind the Prime Minister that when you speak the language against the Congress Parliamentary Party chief, Mrs. Gandhi, who was ailing, who was advised against going in the sun and the dust and still chose to because of her dedication to party, you disgrace women all over the country. You do not just disgrace Mrs. Gandhi, you disgrace an institution. And there are multiple videos that I can actually put out showing how ill-treated and how senior leaders within the BJP are put in coma the moment they pass 75. I wonder it will happen to Mr. Modi. But there are various videos of how pitiable the condition of people like Mr. Advani or Mr. Joshi is when they stand and, greet the Prime Minister who doesn't even look in their direction. So the Prime Minister should talk about issues when he's in Karnataka. He has to talk about the 40% commission government that he's running. He has to talk about the hate lab that Karnataka has become. He has to talk about the paper leakages in Karnataka. He has to talk about the SI scam in Karnataka. And instead he chooses to speak about that. The more he attacks our leadership, the greater our resolve is to fight him, and the greater is the resolve of our people to push him out of a position whose dignity he cannot maintain. I will answer that question in Hindi. मुझे लगता है कि आपका आशय प्रधानमंत्री के वक्तव्य जो उन्होंने कर्नाटक में दिया उसको लेकर है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने जो खड़गे जी के खिलाफ बोला या जो खड़गे के संबंध में बोला, वो सिर्फ खड़गे जी का अनादर नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष का अनादर नहीं है, वो उन तमाम लोगों का अनादर है जिन्होंने 50 साल तक खड़गे जी को चुनावी राजनीति में चुन चुन कर असेंबली में और सदन में भेजा। वो उन तमामों डेलीगेट्स 9000 डेलीगेट्स का अनादर है जो चुनकर आए और उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष के तौर पर चुना। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहती हूं कि आपसे एक शोषित वंचित दलित समाज के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं? कभी आपके व्यक्ति को उनके स्कार्फ पर चिढ़ हो जाती है? क्यों? एक स्कार्फ आप ही पहन सकते हैं, महंगा स्कार्फ, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगे पेन, महंगे शौक आप ही के हो सकते हैं। मैबैक का चश्मा आप ही लगा सकते हैं, मोबला का पेन प्रधानमंत्री ही यूज कर सकते हैं, लुई वुइटन का स्कार्फ सिर्फ मोदी जी लगा सकते हैं, खड़गे जी नहीं लगा सकते हैं। तो आप उनका अनादर नहीं करते, आप इस देश की जनता का, आप उस समाज का अनादर करते हैं जहां से खड़गे जी आते हैं। ये बंद करना पड़ेगा आपको। और जब आप कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चीफ सोनिया जी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो आपकी आदत है, आपने महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा है, मैं इस मंच से वो दोहराना भी नहीं चाहती हूं। महिलाओं की कितनी इज्जत करनी है आप जानते हैं, वो आप
आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई झांक ले तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप सोनिया जी का अनादर करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि उनकी नासाज तबीयत के बावजूद उनको बोला गया कि धूप और धूल से बसे, उसके बावजूद अपने समर्पण की वजह से वो वहां पर गई। और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बोल सकती हूं क्योंकि मैं मंच पर उनके जस्ट पीछे बैठी हुई थी, और जो मैंने उनका आचरण और अपने शीर्ष नेतृत्व का आचरण एक दूसरे के लिए सम्मान, आदर, प्रेम देखा, वो मेरे लिए आदर्श आचरण का नमूना है। ऐसा कोई वक्त नहीं था जब खड़गे जी खड़े हुए और सोनिया जी तुरंत अपनी सीट से उठ के खड़ी नहीं हो गई। और एक महिला होने के नाते शायद उनको ये करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। या खड़गे जी ने, जिन्होंने प्रोमिनेंटली उनको आगे करके चले, इसमें क्या गलत बात है? आपके तमाम ऐसे वीडियो में दिखा सकती हूं जहां पर अडानी जी तो आपसे जी हजूरी कराते हैं, अडवाणी जी आपकी जी हजूरी करते हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप उनके डायरेक्शन में देखते नहीं और चले जाते हैं। मैं तमाम ऐसे वीडियो दिखा सकती हूं जहां पे मुरली मनोहर जोशी आपके तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं, आप उनकी तरफ नजर नहीं डालते। आपकी पार्टी में 75 साल से ऊपर के लोगों को मेंटल कोमा घोषित कर दिया जाता है। आप जो काली करतूतें करते हैं उसके बारे में बात करिए। कर्नाटक गए थे, कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार की बात करिए, कमीशन की बात करिए, पेपर लीक की बात करिए, कर्नाटक में किस तरह से हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है उसके बारे में बात करिए। क्योंकि जब जब आप खड़गे जी के खिलाफ बोलिएगा या जब जब आप कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा के खिलाफ बोलिएगा, आप अपने पद की गरिमा को और गरिमा विहीन करते जा रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत बची है तो। ऑन दिस प्लीज फर्स्ट जी। गृह मंत्री ऊल जलूल बातें बोलने के आदी हैं। गृह मंत्री से मेरा एक सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों का बड़ा दौरा कर रहे थे चुनाव के दौरान, अब जरा यह समझाएं कि असम और मिजोरम में गोलीबारी क्यों हो रही है। थोड़ा यह समझाएं कि कर्नाटक जो भाजपा शासित है और महाराष्ट्र भी जो चोरी से भाजपा शासित है, तलवारें क्यों खिंची हुई हैं। थोड़ा यह समझाएं कि कश्मीरी पंडित क्यों चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। इन बातों का जवाब दें। वो इधर उधर की उलझुल की बातें करनी छोड़ दें। आज मैं इस मंच से पूछना चाहती हूं, लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है, उसके बारे में यह सरकार क्या कहेगी। आप व्हाट्सएप से घटिया वीडियो बनाकर राहुल गांधी जी के चलवाइएगा कश्मीर के, यह आपकी उपलब्धि है। शर्म आनी चाहिए अमित शाह जी को। जी जी यूपीए का आधारभूत ढांचा क्या है। यूपीए या 2004 से 14 की जो सफल सरकार हमने चलाई, जिसने इस देश को हाईएस्ट ग्रोथ रेट दी, 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला, विश्व में भारत का परचम लहराया, उसका आधारभूत ढांचा, उसकी नींव क्या है। उसकी नींव है लोगों की बात करना, उसकी नींव है लोगों तक ट्रांसपेरेंसी पहुंचाना, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो। उसकी नींव है कि हर कोई व्यक्ति इस देश का भूखा ना सोए, राइट टू फूड। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो, राइट टू एजुकेशन। हर व्यक्ति को काम मिले, मनरेगा। तो बिल्कुल ये एवोल्यूशन है, ये आधारभूत ढांचा है और इससे विपक्ष की कोई पार्टी नकार नहीं करती है। लेकिन ऑब्वियसली 2009 से 2024 की स्थिति अलग है, 15 साल बीतेंगे और अलग एक आधारशिला बनाएंगे। इसीलिए आज हम संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं न्याय की, इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की। तो बिल्कुल जैसे 1991 का जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और 30-35 साल तक देश ने उसके फ्रूट्स खाए, आज एक नया मुखर होने की जरूरत है और बिल्कुल विपक्ष उसके साथ आके मुखर होगा। मुझे नहीं लगता कि नींव बदल सकती है, ढांचा बिल्कुल बदलेगा और एवॉल्व होगा, और एवोल्यूशन जीवन का नियम है।
आपके उन अन्य नेताओं के साथ खड़ी है जिन लोगों ने आलोचना की है सीबीआई की कार्रवाई की, तो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर? अमूमन तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सरकार की एजेंसियां, सरकार का तंत्र, सरकार की ईडी और सरकार की सीबीआई भाजपा के किसी भ्रष्ट नेता के पास नहीं जाएगी। कोई सवाल नहीं है कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। अडानी जी पर अभी तक सीबीआई ईडी नहीं पहुंचेगी, ना इनकम टैक्स पहुंचेगा, ना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पहुंचेगा, ना एसएफआईओ आएगा, ना सेबी बोलेगा। चुप्पी बरकरार है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सारी एजेंसी और सारा तंत्र ले देकर ऑपोजिशन के खिलाफ ही क्यों जाता है, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अपने आप में एक यह भी सवाल है कि जब दिल्ली तड़प रहा था बिना ऑक्सीजन के, तो हम शराब नीति बना रहे थे। एक यह भी सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, 7 आपके सांसद हैं, 8 आपके विधायक हैं, आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए थे? क्यों नहीं आप शिकायतकर्ता बने? इस शराब घोटाले पर आपका बिल्कुल सही कहना है, हम ही शिकायत करता है। लेकिन जो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ होता है वो लगातार होते जा रहा है, और उसको हम देख रहे हैं, और उस पर हम बिल्कुल टिप्पणी करेंगे। सवाल इस घोटाले को लेकर हैं और रहेंगे, लेकिन क्या यह उचित कार्रवाई है, इस पर भी सवाल उठेगा। सवाल इस पर भी उठेगा कि जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी बुला बुला के प्रताड़ित करती है, तब क्या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भर्त्सना का बोला था? उनके अंदर वो नैतिकता नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर अभी जिंदा है। I have answered your question. I have answered your question. I don't think there is any ambiguity in what I have said. I have simply said that as far, I don't want to make a huge comment on this, but it is also true that the agencies of the government, that the entire system, the ecosystem of the government is only directed against the opposition. Where are the cases against Hemanta Biswa Sarma? Where are the cases against Yeddi? Where are the cases against Narayan Rane? Where are the cases against the Reddy brothers? I mean, this is a question that one must ask. Why are your guns completely trained against opposition leaders? And is this a measurable stance that has been taken? I don't know about that. I also want to ask the BJP, today you want to arrest somebody and you want to be holier than thou, but what were your 7 MPs in Delhi and 8 MLAs and all your councillors doing when this policy was being made? Where were they? They are not the original complainants. The original complainants against the liquor policy is the Congress party. And I also want to ask the Aam Aadmi Party only 2 questions. That do you realize staying silent when the opposition is being attacked is not a choice anymore? When our leaders are arrested and when our leaders were questioned by the ED, you know who was conspicuously silent? It was the Aam Aadmi Party. They may not be robustly speaking about it, but I think morality, public life demands that we say the use of agencies against the opposition is very, very telling. In equal breath, I will also say that the liquor policy needs to be investigated. At a time when Delhi was struggling without oxygen, the priority of the government was to make liquor policies, and then there are some very serious allegations. But that set aside, if your income tax, ED, CBI have to act on charges of corruption, begin at home. अगर इसके अलावा हो तो पूछिए प्लीज, ये मैंने बोल दिया है। हाँ, क्या है आपका सवाल? सवाल ये है कि मैम, जैसे भारत जोड़ो यात्रा जो है कि मास लेवल कॉन्टैक्ट काफी सक्सेस रहा, लेकिन 3 राज्यों के जो एग्जिट पोल की जो आए हैं वो आपकी फेवर में नहीं। इस पे आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, ये एग्जिट पोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी फेवर में नहीं। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पे मैं क्यों जवाब दूंगी? 2 तारीख को बात करेंगे। I have answered that question. क्या चीज? आपको कैसे लगता है कि हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं पता अभी सलमान खुर्शीद जी गए थे, अधिकृत थे वो, अध्यक्ष ने उनको भेजा था। आपको ये क्यों लगता है हम बात नहीं कर रहे हैं? हर बात हम इस मंच से या हर के कैंप पर नहीं करते हैं। हमारी उनसे बातचीत चल रही है, उसकी चिंता भाजपा ना करे, आप लोग को जरूर करनी चाहिए।
हमारी बातचीत चल रही है। कोई और सवाल? जी, कोई और सवाल इस पर? But do you see, I mean, do you see internal contradictions in the opposition unity? Because, you are ultimately, state after state, the Congress is being diminished, and there is a third force, so, the third alternative, even though you say that it will help the BJP, it is a reality. How are you going to be able to have, unity of secular... I don't remember if it was you or a friend of yours or a friend of mine from media who asked exactly the same question to Rahul ji, who sat exactly in the position where I'm sitting on the 31st of December 2022, I think his year-end press conference. And he gave a very logical and a very honest answer. And the answer is that the opposition is completely united. Let us not get swept away by the narrative that the opposition is divided. Obviously, circumstances of different states, political compulsions of different states will be different. But at a larger, broad, national political narrative, there is no doubt in our mind that this government has to be defeated. These fascist forces have to be thrown out. We will go to the people to seek that. There is no doubt in our mind that our constitution has to be protected. There is no doubt in our mind that the poor of this country, the young of this country have to be given work. There is no doubt in our mind that unemployment is the biggest crisis of our times. And I don't think there is any contradiction on this whatsoever. It is also very fashionable for people to say there are internal contradictions. You know where the internal contradictions are? When 19 allies of the BJP have deserted the BJP since 2019. Find out the names, the prominent ones you already know. My leader has said so, that there will be times when we will be taking a larger leap, there will be times when we will take 2 steps backwards, but it is all in the quest of keeping this country stronger and united. My leader has said this, I don't need to keep repeating that. Thank you. Thanks very much. Any other question you wanted to ask? Bitrix24 combines a smart CRM system and modern project management tools in one convenient online platform. Here you can manage your clients, grow your sales, and run multiple projects all at the same time. Available on any platform, mobile or desktop. Manish Chatrat ji, Vincent Pala ji, Gaurav Gogoi ji, Dr. Celestine Lingdo ji, Manuel Badwar ji, Srimati Wansuk CM ji, Ronnie Lingdo ji, PNCM ji, John Antonio Lingdo ji, Sanjay Das ji, Ms. Joplin ji, party workers, brothers and sisters, friends from the media. I'd like to welcome all of you here. I'd like to thank you for inviting me here. It's always a pleasure and an honor for me to come to this beautiful state. As you know, we recently did the Bharat Jodo Yatra. We walked from Kanyakumari in the deep south of India to Srinagar in the extreme north. A journey of almost 4,000 kilometers. It took us
slightly more than 4 months. And the reason we were forced to do this was because the BJP and the RSS, who are running the government in India today, have captured